हजारों साल का इतिहास और उसे एक ही कहानी में समेटना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? खासकर जब बात भारत जैसे देश की हो। ये सिर्फ कुछ तारीखों की लिस्ट नहीं है। ये तो महान शासकों, विनाशकारी युद्धों और सांस्कृतिक क्रांतियों की एक ऐसी दास्तां है जिसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपने अपने तरीके से गढ़ा और तोड़ा भी। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतने लंबे और विशाल इतिहास को, जिसमें 12 अलग अलग साम्राज्य आए और गए, उसे बस कुछ मिनटों में कैसे समझा जाए? देखिए, शुरू से शुरू करेंगे तो घंटों निकल जाएंगे। अगर सिर्फ बड़े राजाओं की बात करें तो भी पूरी कहानी पता नहीं चलेगी। लेकिन एक तरीका है, और वो तरीका है उस एक पैटर्न को पकड़ना जो हमेशा चलता रहा, यानी एक का उठना और दूसरे का गिरना, एक साम्राज्य का उदय और दूसरे का पतन। हर अंत असल में एक नई शुरुआत थी। तो चलिए भारत के इतिहास को समझने के लिए इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पहले के वक्त से। एक ऐसा दौर जब भारतीय उपमहाद्वीप कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे, और यहीं पर इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाने की पहली बड़ी कोशिश हुई। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहां से गए तो एक पावर वैक्यूम सा बन गया, और इसी मौके को भुनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। पर इसकी असली पहचान बनी उनके पोते अशोक महान से। जैसा कि यहां दिख रहा है, कलिंग का जो भयानक युद्ध हुआ उसने अशोक को अंदर तक बदल दिया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। और कमाल की बात देखिए, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। हमारे तिरंगे का जो अशोक चक्र है वो सीधे सीधे उन्हीं की देन है। लेकिन जैसा हमने कहा, इतिहास का पहिया तो घूमता ही रहता है। मौर्य वंश के जो आखिरी सम्राट थे बृहरथ, उनकी हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं की, बल्कि उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और बस यहीं पर मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और शुंग साम्राज्य की शुरुआत। एक चैप्टर खत्म, दूसरा शुरू। चलिए अब थोड़ा सफर करते हैं दक्षिण से लेकर उत्तर तक और देखते हैं भारत के दो सबसे असरदार साम्राज्यों को। एक जो अपनी अविश्वसनीय लंबी उम्र के लिए जाना जाता है, और दूसरा जिसने एक ऐसा सुनहरा दौर दिया जिसका असर आज तक है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1500, पूरे 1500 साल। इतने सालों तक चोल राजवंश ने राज किया। यह उन्हें दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक टिकने वाले राजवंशों में से एक बना देता है। दक्षिण भारत से उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर समुद्री साम्राज्य खड़ा किया, और उनका फोकस सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि वो बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए भी जाने जाते थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस जमाने के व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के सेंटर हुआ करते थे, और वो आज भी उनकी महान विरासत की गवाही देते हैं। ठीक है, तो जब चोल दक्षिण में अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तब उत्तर में क्या चल रहा था? वहां भी एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसी ताकत जो भारत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ने वाली थी। ये दौर था गुप्त साम्राज्य का। इसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। ये वो वक्त था जब विज्ञान, गणित, कला, साहित्य हर चीज अपने चरम पर थी। और देखिए, इस गोल्डन एज की शुरुआत भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई। इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्हें तो एक राज्य दहेज में मिल गया था। उनके बाद ज्ञान का जैसे एक धमाका ही हो गया। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, कालिदास जैसे कवियों ने शानदार रचनाएं लिखीं, और इसी बीच चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ने अपनी जीत से इस साम्राज्य को लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। पर अफसोस, कई महान साम्राज्यों की तरह यह सुनहरा दौर भी कमजोर शासकों की वजह से खत्म हो गया। तो गुप्त साम्राज्य के ढलते ही पावर सेंटर एक बार फिर बदला। अब कहानी का रुख दिल्ली की तरफ हो गया, सल्तनत के दौर की तरफ। और इस सल्तनत का सबसे ताकतवर और शायद सबसे विनाशकारी वंश था खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी का राज खास तौर पे बड़े पैमाने पर हुई तबाही के लिए याद किया जाता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसके राज में सोमनाथ जैसे कई मंदिरों पर हमला हुआ और उन्हें तोड़ा गया, और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा की महान लाइब्रेरी को जला दिया गया। 90 लाख! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कल्पना से भी परे है। ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा की लाइब्रेरी जली तो उसमें इतनी ही पांडुलिपियां थीं जो हमेशा हमेशा के लिए राख हो गईं। सदियों का ज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान सब एक झटके में खत्म। इस नुकसान का अंदाजा लगाना आज भी नामुमकिन है।
खिलजी वंश के बाद भारत की जमीन पर एक और बहुत बड़ा साम्राज्य आया, जिसने यहां 300 से भी ज्यादा सालों तक हुकूमत की, मुगल साम्राज्य। लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचे, उनके सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई। बाबर से शुरू होकर बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। स्रोत के हिसाब से देखें तो वो अपने साथ बारूद जैसी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए और बिरयानी जैसे पकवान भी। लेकिन उनके शासन की कुछ नीतियां काफी विवादित भी रहीं, जैसे कि जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक टैक्स था, और जमींदारी सिस्टम, जिसने बहुत से किसानों को गरीब बना दिया। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, और इसी दौर में दक्षिण से एक नई ताकत ने उन्हें सीधी चुनौती दे डाली। ये एक ऐसी ताकत थी जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। ये उदय था मराठा साम्राज्य का। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में ये ताकत मुगलों के सामने एक जबरदस्त चुनौती बनकर उभरी, और जैसा कि स्रोत में लिखा है, इस उदय के साथ ही केसरिया ध्वज एक बार फिर लहराया। और अब हम पहुंचते हैं भारत के साम्राज्यों के आखिरी चैप्टर पर। एक कंपनी जो व्यापारी बनकर आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे यहां की शासक बन गई, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज की जो विरासत है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, विरोधाभासों से भरी हुई। एक तरफ देखें तो उन्होंने रेलवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मॉडर्न एजुकेशन लाए और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म किया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उनका शासन, मतलब आर्थिक शोषण, जलियांवाला बाग जैसा भयानक नरसंहार, और आखिर में देश का दर्दनाक बंटवारा। ऐसा लगता है जैसे हर अच्छी चीज के साथ एक बहुत गहरी काली परछाई भी थी। इस जुल्म के खिलाफ पूरे देश में आज़ादी की आग भड़क उठी, और इस लड़ाई के केंद्र में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग हथियार उठाया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अनशन शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक अनगिनत आज़ादी के दीवानों ने सड़कों पर उतरकर एक ही आवाज़ बुलंद की, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी और फौरन आज़ादी। और इन सभी की मिलीजुली कोशिशों और कुर्बानियों का नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत में साम्राज्यों का वो लंबा दौर खत्म हुआ और एक आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इस जमीन ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और हर एक ने अपनी छाप इसके डीएनए पर छोड़ी है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, इस मिलीजुली विरासत पर बने इस देश का अगला चैप्टर क्या होगा और इसे कौन लिखेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।